हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर आज की क्लास से आप सिर्फ 20 प्लस प्रश्न का बिल्कुल सही अगर आंसर करते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यह यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। आप भी जानते हैं कि जो यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम है 1 जून 2025 को होने वाला है। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से 12 से 14 साल का कर लेते हैं तो उसको आपको प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर से देखेंगे बहुत सारे प्रश्न भी आपके डायरेक्ट रिपीट भी हो जाते हैं। जैसे आपका देखेंगे जीके का सेक्शन है। जीके के सेक्शन में आप जानते हैं 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका हिंदी में भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। रीजनिंग में भी देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। तो ये यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक का पूरी 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन व्याख्या आपको मिलने वाली है। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो वेद एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेद एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या 7 लिख करके मैसेज करनी है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ आपको 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सेलेक्टेड हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था वह मोहम्मद शाह था। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आपका है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था। तो जो मयूर सिंहासन का निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने किया था। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका नाम जो मयूर सिंहासन पड़ा है, इसका देखिए कारण है कि इसके जो पिछले हिस्से थे उसमें 2 मोर नाचते हुए दिखाए गए थे। तो इसके कारण से इसका जो नाम है मयूर सिंहासन पड़ा था। और इसको तख्ते ताउस भी कहा जाता है। और इसी को यहाँ पर देखेंगे नादिर शाह भारत पे आक्रमण किया था और लूट करके ईरान लेकर गया था। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है और इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपको स्टैटिक जीके की क्लास में कराया गया था और बताया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ, यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर करने हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अजात शत्रु। यहाँ पे जो पहली बौद्ध संगीति थी वह अजात शत्रु के समय में हुई थी। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति थी वह कालाशोक के समय में हुई थी। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और जो आपकी तीसरी बौद्ध संगीति थी अशोक के समय में हुई थी। यह भी आपको याद रखने हैं। और चौथी जो यहाँ पे बौद्ध संगीति थी यह कनिष्क के समय में हुई थी। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो पहली थी यह राजगृह में हुई थी। यह भी पॉइंट याद रख लीजिए, पहली आपकी हुई थी राजगृह में। इसके बाद देखेंगे जो दूसरी थी यह हुई थी आपकी यहाँ पे वैशाली में। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तीसरी जो आपकी बौद्ध संगीति थी यह आपकी यहाँ पे पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी यह आपकी यहाँ पे कुंडल वन में यहाँ पे आयोजित की गई थी। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासन काल में आयोजित हुई थी।
तो याद रखना है, पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथा कनिष्क। अगला प्रश्न आपके सामने कि साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। साबरमती में जो सत्याग्रह आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकी दो पुस्तकें जो फेमस है, दोनों याद रखना है, बीएड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक हिंद स्वराज है, दूसरा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, तो इसको याद रखेंगे। और इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, उन सब आंदोलन को भी आपको यहाँ पे बुक से तैयार कर लेने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, निम्न में से किस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो अस्थाई बंदोबस्त था, यह देखेंगे आपका यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पे सर्वाधिक बल दिया गया था, यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी देखिए। अभी आपकी यहाँ पे रिसेंटली क्लास कराई गई थी स्टैटिक जीके वाली, उसमें देखिए प्रश्न कराया गया था कि जितनी भी पंचवर्षीय योजना है सबके सब कराई गई थी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसमें आपसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा गया है। तो जो यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें देखेंगे जो कृषि है, कृषि पर जोर दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे पहले में कृषि पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय आपसे पूछा गया है, तो इसमें देखेंगे उद्योग पर जोर दिया गया था। तो यह पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे यहाँ पे जो आपके यहाँ पे तीसरी है, तीसरी में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें अस्थायी तो आर्थिक विकास को पर जोर दिया गया था। और जो पांचवी यहाँ पे पंचवर्षीय योजना थी, उसमें गरीबी उन्मूलन या जो गरीबी हटाओ को लेकर के जोर दिया गया था। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर जोर दिया गया, दूसरी में उद्योग, और जो पांचवी में गरीबी उन्मूलन है। तो यह आप तीन याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गोल्डन फाइबर दिया गया है, तो यह देखेंगे जूट उद्योग को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका सीसा और जस्ता है, इनको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है, यह आपको बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर रबड़ को कठोर बनाना है तो यहाँ पे उसके साथ सल्फर को यहाँ पे मिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी प्रश्न आपको स्टैटिक जीके वाली क्लास में कराया गया था। आपको देखिए बार बार बताया जा रहा है कि जो स्टैटिक जीके की आपकी क्लास है, टोटल 5 क्लास चलने वाली है, 2 आपकी करा दी गई हैं क्लास। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से लगभग आपके यहाँ पे 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके में जैसे आपका यहाँ पर हो गया, जो आपके यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे संगठन और उनके मुख्यालय हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक हैं, और जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स रोग होता है। काफ़ी इजी है, लेकिन आपके बीएड में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, या आप लोग याद रख लेंगे। और विटामिन बी की कमी से आप लोग जानते हैं कि आपका बेरी बेरी रोग होता है। और जो विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। और जो आपका यहाँ पे विटामिन डी है, यहाँ पे विटामिन डी हो गया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन जो ई है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन रोग होता है। इसके बाद जो विटामिन के है, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का होता है, वह नहीं बनता है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा इसका रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह थायमीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बीएड में पूछा गया था, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। और जो विटामिन जो विटामिन डी है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का यहाँ पे जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। और जो विटामिन आपके यहाँ पे के है, उसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे।
इसके बाद एलपीजी का मुख्य घटक है, यह बीएड में पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन देखेंगे तो डी वाले में दिया गया है, डी वाला राइट आंसर होगा। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो इस्पात के गोले रहते हैं उसमें जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको द्रव्यमान कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। टोर्नेडो का संबंध उत्तरी अमेरिका से हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप दिया गया है, तो यह आपका यूरोप है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह नेशनल हाईवे यहाँ पे 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है यह पोर्ट ब्लेयर में है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या 14 वर्ष न हो जाए, 14 वर्ष अगर कम का यहाँ पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा है तो उसको कारखानों या खान में नहीं लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद में कोई भी विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं, इस पे जो अंतिम निर्णय है कौन लेता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, रिपीट भी हो सकता है। अगला प्रश्न कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर राज्यपाल को कभी भी अपना त्यागपत्र देना है तो वह सीधे अपने त्यागपत्र को लेकर जाकर के राष्ट्रपति को दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, सही सुमेलित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, देखिए जो यहाँ पे देबू चौधरी हैं इनका संबंध सितार से है, और जो अमजद अली खां थे सरोधी बजाते थे, तो यह भी सही है। शिव कुमार शर्मा का संबंध यहाँ पे संतूर से है, तो यह भी सही है, तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है जो यूपी बीएड के 2022 के पेपर में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, यह आप पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि धार्मिक त्योहार है यहाँ पे डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और आपको यहाँ पे बार बार एक ही प्रश्न बताया जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे प्रमुख त्योहार हैं और जो आपके प्रमुख नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, उसको याद कर लीजिए। 1 से 2 प्रश्न फिक्स है, तो आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर है धार्मिक त्योहार जो डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो जो डांडिया है यह गुजरात में मनाया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे त्योहार की बात किया गया है तो डांडिया आपका यहाँ पे गुजरात में हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे त्योहार हैं, जैसे आपका देखेंगे बिहू है, बिहू आपका यहाँ पे असम में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपको बताया गया था यहाँ पे ये पोंगल है, पोंगल आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, पोंगल आपका यहाँ पे तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है आपका ओणम है, ओणम आपका केरल राज्य का है, यह आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ आपके लोक नृत्य हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे 2 आपके इम्पोर्टेंट है, गरबा और जो डांडिया है, गरबा और डांडिया यह आपके गुजरात राज्य के हैं, तो आपको याद रखना है गरबा को भी, गरबा और डांडिया दोनों आपके यहाँ पे गुजरात राज्य के हैं, नृत्य हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट में आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रासलीला होता है, नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में ही होती है, कजरी भी गाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो रासलीला, नौटंकी और कजरी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और भांगड़ा और जो गिद्धा हैं
यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य में होते हैं। जो भी आपको ऑप्शन में मिलेंगे वही आप ट्रिक कर दीजिएगा। भांगड़ा और गिद्धा पंजाब या हरियाणा राज्य में। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका घूमर, घूमर आपका राजस्थान में। इसके बाद लावड़ी या तमाशा आपसे पूछ दिया जाए तो महाराष्ट्र राज्य में हो जाएंगे। इसके बाद कुछ आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। जैसे देखिए आपके यहाँ पे है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मोहिनी अट्टम है केरल का हो जाएगा। कथकली है केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का होगा। जो कथकली है, जो कुचिपुड़ी है, जो भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम, ये सब बीएड में पूछे गए हैं। कथकली केरल का होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथक पूछ दिया जाता है तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन ट्रिक करने हैं। और उड़ीसी इजी है, उड़ीसा हो जाएगा। मणिपुर में हो जाएगा। या दोनों नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रश्न ही है कि सूफी संत की वार्षिक यहाँ पे उर्स पर यहाँ पे जो यहाँ पे देवा मेला है, लगता है कि आपको बताना है। बाराबंकी में जो देवा मेला है उससे रिलेटेड प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वारिसली हो जाएगा। वारिसली आपके बी में है, बी वाला राइट आंसर होगा। भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो सिराज है जौनपुर को कहा जाता है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में जो 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र है इसमें लखनऊ, सहारनपुर और आगरा आ जाता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई, इससे जुड़े जिलों में कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस है, बौद्ध स्थलों की जुड़ी यात्रा करने के लिए यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। यह आपके यहाँ पे ट्रेन है। और इससे देखेंगे कौशाम्बी प्रयागराज पटना जुड़ा हुआ है, कानपुर नहीं जुड़ा हुआ है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। शीतला जल विद्युत परियोजना है और यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, यह झांसी में है। यह झांसी में है और झांसी आपका उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे प्रसिद्ध जो जेके मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे कानपुर में आपको मिल जाएगा, कानपुर में है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा उद्योग है इसमें इसका प्रमुख केंद्र आपसे पूछ दिया गया, तो यहाँ पे आगरा और कानपुर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में भगवान राम की कितनी मीटर ऊंची जो मूर्ति है वह लगाई गई थी, यह आपको बताना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 251 मीटर, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड्स क्षेत्र को एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन जो 2019 वाला था वह कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में हुआ था, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कोरोना वायरस मनुष्य के किस अंग को डैमेज करता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। जो कोरोना वायरस आपका आया हुआ था उससे मनुष्य का जो यहाँ पे फेफड़ा है, फेफड़ा डैमेज होता था, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई को, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि बीएड में कम से कम दिवस से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपके फिक्स हैं, तो जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस है उसको तैयार आप लोग जरूर कर लीजिए। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट में हो जाता है, जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे आपका देखिए अगर युवा दिवस पूछ दिया जाएगा तो 12 जनवरी आपको याद रख लेने हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका यहाँ पे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रखना है। और विश्व जनसंख्या दिवस अगर आपसे पूछ दिया जाता है 11 जुलाई हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ दिया जाता है तो 10 जनवरी को है, या याद रखेंगे जब भी पूछा जाएगा विश्व वाला ही आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका जो शिक्षक दिवस है या जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है।
और यहाँ पे जो विश्व शिक्षक दिवस है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे, जब भी पूछा जाएगा विश्व वाला ही आपसे पूछा जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, वह आप लोग यहाँ पे बुक से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश के साथ किया जाएगा? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर यहाँ पे मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर कितने कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपये डिसाइड किए गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, यह हरियाणा को मिला था। तो ए वाला राइट आंसर होगा। भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप से डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 ऐप थे जिनका यूज करने के लिए यहाँ पे जवानों को मना किया गया था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। सियोल किस देश की राजधानी है, यह आपको बताना है और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की यहाँ पे जो राजधानी है सियोल है, यह आपको याद रखना है। और आपको देखिए कमेंट करने हैं, बहुत ज़्यादा इजी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जापान की राजधानी का नाम और आपको भूटान देश की राजधानी का नाम बताना है। दोनों बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है और आपको बार बार बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको तैयार जरूर कर लीजिए। इससे एक आपको सटीक आइडिया लग जाएगा और बहुत सारे प्रश्न भी रिपीट होंगे। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला, वर्ग, विज्ञान, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके आपको सिर्फ 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज कर देना है कि यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइन लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।